दोस्तों नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। दोस्तों, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भारत की स्थिति को। भारत एक विशाल देश है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसका मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा 23.5 अंश जो रेखा होती है अक्षांश की, ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। सब आप जानते हैं, कर्क रेखा जो 23.5 अंश अक्षांश पर स्थित है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कर्क रेखा जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में स्थित है, यह रेखा हमारे देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। एटलस की सहायता से आप इन द्वीप समूहों का विस्तार जान सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हें जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप पूर्व की चर्चाओं में भी जान चुके हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता था, सन 2004 में आई सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ठीक है, अब आकार के बारे में देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। साथ ही भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर। और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, हिमालय पर्वत। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22.5 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर का भाग सकरा होता चला गया है। ठीक है, इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश तक है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अगर हम देखें तो ये कितना है? लगभग 30 अंश। ठीक है, यानी अक्षांशीय विस्तार भी 30 अंश के लगभग है और देशांतरी विस्तार भी इसका 30 अंश के आसपास है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के
स्थानीय समय में 2 घंटे का लगभग अंतर आता है। ठीक है, अतः 82°30' पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या मध्योत्तर मान लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ये 82.5 पूर्व देशांतर की रेखा जो भारत की मानक या मध्योत्तर देशांतर माना गया है, ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक, क्या आप जानते हैं कि 82.5 पूर्व देशांतर को भारत का मानक या मध्योत्तर क्यों माना गया है? आपको यह जानकारी होनी चाहिए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, इसका पता आपको लगाना चाहिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर पता कीजिएगा। ठीक है, भारत तथा विश्व। अब हम भारत और विश्व के हिसाब से भारतीय स्थिति को देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। ठीक, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है हमारा देश। ठीक, हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम इसके नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई है। क्या याद रखिएगा, सन 1869 में स्वेज नहर के निर्माण के बाद भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले भारत का संबंध विश्व से कैसा था? भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। पहले समुद्रों के द्वारा आवागमन कम प्रचलित था क्योंकि समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं था। थल मार्ग से लोग विदेशों में आते जाते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। ये सब थल मार्गों से ही गए हैं। ठीक, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे प्राचीन समय में थल मार्गों के द्वारा। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। ठीक है, अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों के विषय में। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में
28 राज्य, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, आप पता कीजिए कि देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये भी आपको जानना चाहिए। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? ऐसे राज्यों को भी आपको जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। ठीक, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं आप। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को आप चिन्हित कर सकते हैं, इन्हें 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। ठीक, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष देशों की सीमाओं को छूने वाले राज्यों की सूची बनाइए, वर्गीकृत कीजिए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, क्या भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। ठीक, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे हम पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में। ठीक, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को आप देखें कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आपको जानना चाहिए कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन से राज्य? प्रांतीय राज्य और रियासत। ठीक, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। क्या वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक, रियासतों पर कौन शासन करता था? राजा महाराजा। ध्यान रखिएगा। अब बारी है प्रश्नों की। ठीक, तो अगले प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सुनें और उनके उत्तर अपने नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आ राजस्थान, बा उड़ीसा, सा छत्तीसगढ़, द त्रिपुरा। ठीक, अगला, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आ 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, बा 77 अंश 6 मिनट पूर्वी देशांतर, सा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, दा 82 अंश 32 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? आ चीन, बा भूटान, सा नेपाल, दा म्यांमार। ठीक है, अगला, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे?
ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? आ पुडुचेरी, बा लक्षद्वीप, सा अंडमान और निकोबार, दा दीव और दमन। ठीक। अगला प्रश्न है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वह कौन सा देश है? आ भूटान, बा ताजिकिस्तान, सा बांग्लादेश, दा नेपाल। अगला, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। क्या? अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। अगला, दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? भारत के दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? सा उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अगला प्रश्न, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। अगला, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। इसे याद रखना चाहिए आपको। भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। अगला, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है? सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? ठीक। अब आगे है मानचित्र कौशल। मानचित्र में आपको दर्शाना है, क्या दर्शाना है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। क्या? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। और अगला, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? अगला प्रश्न, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। अगला, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है? भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? ठीक। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश कौन सा है? अगला, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर कौन से हैं? भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिम देशांतर कौन से हैं? ठीक। अगला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अगला, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। अगला, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों का नाम बताइए। भारत के केंद्र शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कक्षा 9वीं भूगोल के दूसरे अध्याय भारत आकार और स्थिति नामक यह पाठ समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कक्षा 9वीं भूगोल के दूसरे पाठ भारत का भौतिक स्वरूप के वीडियो के साथ। ठीक है। इसी के साथ आपका दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।